हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो एस.टी. कॉलरिज द्वारा रिटन है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम है हमारा सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो उन्होंने एक बहुत ही ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में इसे लिखा है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मैरिनर वर्ड का मतलब जानेंगे। एक्चुअली मैरिनर वर्ड का मतलब होता है हमारा सेलर। सेलर बोले तो नाविक। तो राइम मतलब होता है कहानी और एंशिएंट मतलब होता है पुरानी। तो ये जो स्टोरी है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसे फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1797 और 1798 में। देन रीपब्लिश्ड किया गया है 1817 और 1834 में। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को लॉन्गेस्ट नेचर पोएम के रूप में माना जाता है, और वो भी किस फॉर्म में? इसे हम बैलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं। इसलिए बहुत सारे राइटर्स ये कहते हैं कि इसकी प्लॉट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इतना लॉन्गेस्ट है कि अगर हम इसके प्लॉट तक ना समझ पाए, इसके प्लॉट तक ना जाए, तो इसकी पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। देन और एक बात, इस कहानी जब ये कहानी लिखी गई थी, उसके बाद इस कहानी से रिलेटेड सबसे पहले एक साइलेंट फिल्म बनाया गया था। इतना पसंद आया था ये लोगों को कि इसमें एक साइलेंट फिल्म बन गया। जब साइलेंट फिल्म चलने लगा तो एक फिल्म भी बनाया गया था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कि इसकी स्टोरी की ओर, प्लॉट की ओर, कि इसके स्टोरी में बोला क्या गया है। जैसा कि हम इसके टाइटल से पढ़ रहे हैं कि इसमें एक एंशिएंट मैरिनर है। वो जो एंशिएंट मैरिनर है, मैरिनर मतलब मैंने बताया नाविक, उसकी आंखें जो है वो ग्लिटरिंग आईज है। ग्लिटरिंग आईज डेट मीन्स चमकने वाली आईज, और उसका फेस पूरा बालों से ढका हुआ है, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी है। इस तरह का कुछ उसका सेटिंग दिया गया है इस स्टोरी में। तो एंशिएंट मैरिनर जो है वो क्या करता है, वो एक जगह जस्ट मान लीजिए बैठा हुआ है और उधर से 3 वेडिंग गेस्ट, वो तीनों दोस्त अपनी किसी और दोस्त की शादी में जा रहे होते हैं। इसमें टोटल कितने गेस्ट होते हैं? 3 वेडिंग गेस्ट होते हैं। तो एंशिएंट मैरिनर क्या करता है कि उन तीनों दोस्त में से किसी एक के हाथ को पकड़ लेता है विथ हर स्किनी हैंड। ऐसा पोएम में लिखा हुआ है, ऐसा स्टोरी में लिखा हुआ है कि तीनों दोस्त में से किसी एक दोस्त के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है जाने के लिए। तो वो वेडिंग गेस्ट बोलता है कि क्या बात है, तुमने मुझे इस तरह से क्यों रोका? तो वो बोला कि मैं अभी तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें ये कहानी सुनना ही पड़ेगा। तो वो वेडिंग गेस्ट बोलने लगता है, भला ये भी क्या बात है, मैं अभी अपने दोस्त के शादी में जा रहा हूँ, आखिर मैं तुम्हारी कहानी क्यों सुनूं? रास्ते में अगर कोई आपको पकड़ लेगा और इस तरह की कोई कहानी सुनाएगा तो कौन इंटरेस्ट लेगा? लेकिन जब वो वेडिंग गेस्ट एंशिएंट मैरिनर के आंखों में देखता है, फर्स्ट में तो वो एग्री नहीं होता कि हम आपके द्वारा बोली गई स्टोरी को सुनेंगे, लेकिन जब वो उसके आंखों में देखता है तो एक चमक जस्ट अपने आंखों में फील करता है और वो एग्री हो जाता है तुरंत, पता नहीं क्यों, कि हाँ, अब शादी को वो भूल जाता है और स्टोरी को सुनने के लिए वो एग्री हो जाता है। तो एंशिएंट मैरिनर अब वेडिंग गेस्ट को वो स्टोरी सुनाने लगता है। स्टोरी की शुरुआत, एंशिएंट मैरिनर जो वेडिंग गेस्ट को जो स्टोरी सुनाता है, उस स्टोरी की शुरुआत होती है एक शिप से। वो शिप साउथ की डायरेक्शन में जाया हुआ, उस समय उस शिप में एंशिएंट मैरिनर भी प्रेजेंट थे। तो उस शिप में और भी बहुत सारे लोग, क्रू मेंबर्स जितने होते हैं, सभी उस शिप में प्रेजेंट होते हैं और सब साउथ की डायरेक्शन में कहीं जा रहे होते हैं। तो अचानक क्या होता है कि उस शिप के थोड़ी ही दूर जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आ जाता है।
अचानक से आंधी तूफान हवा चलने लगती है तेज तेज, और पूरा शिप जो है वो डगमगाने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। तब अचानक कहीं से एक एल्बेट्रॉस नाम का पक्षी आके उस शिप पे बैठ जाता है। जब वो एल्बेट्रॉस आके उस शिप पे बैठ जाता है तो वो शिप जो डगमगा रहा होता है वो डगमगाना बंद कर देता है। अब वो डगमगाना जब बंद कर देता है तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये जो एल्बेट्रॉस पक्षी जो आया है वो हमारे लिए एक गॉड गिफ्टेड है। डैट मीन्स एक भगवान की तरह आया है। इसके आने से शायद थोड़ा बहुत खतरा टल गया है, थोड़ा बहुत क्या, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो सिर्फ फिर से साउथ डायरेक्शन की ओर चलने लगता है। और इसी तरह क्या होता है कि वो एल्बेट्रॉस पक्षी डेली आके उस शिप की ओर बैठते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उन लोगों से बातें भी करता है वो एल्बेट्रॉस पक्षी, उसके साथ खाना भी खाता है, पानी भी पीता है। ऐसे कर करके दिन बीत जाते हैं और उन लोगों के पास जितनी भी मटेरियल्स होते हैं खाने पीने की वो सारी समाप्त हो जाती है। तो वो एल्बेट्रॉस रोज की तरह आज भी आके उस शिप पे बैठता है और अचानक क्या होता है एंसेंट मैरिनर के मन में कि वो अपना क्रॉसबो क्या होता है, एक हथियार होता है, उस हथियार को उठाता है और उस एल्बेट्रॉस पक्षी को मार देता है। रीज़न इस स्टोरी में बताया नहीं गया है कि आखिर वो किस लिए और क्यों उस एल्बेट्रॉस पक्षी को मारता है, लेकिन उसने उठा के उस एल्बेट्रॉस पक्षी को जस्ट मार दिया। तो जितने भी क्रू मेंबर्स, जितने भी सेलर्स और होते हैं, सब उसकी ओर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुमने क्यों इस एल्बेट्रॉस पक्षी को मारा, उसी की वजह से आज हम लोगों की जान बच चुकी है। तो वो सेलर एंसेंट मैरिनर कुछ भी नहीं बोल पाता है, शायद उसे खुद ही पता नहीं तो वो क्या बोलेगा। बस उसके हाथों के द्वारा उस क्रॉसबो को उठाया जाता है और झट से उसे मार देता है। और अभी भी उस एल्बेट्रॉस पक्षी का जो डेड बॉडी है उस शिप पे पड़ा ही हुआ है, किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया है। जब एल्बेट्रॉस पक्षी मर जाता है तो क्या होता है कि अचानक से सब कुछ ठीक होने लगता है। अब सब कुछ ठीक कैसे होने लगता है, जो तेज़ हवाएं चल रही होती है वो एकदम ठीक हो जाता है, रुक जाता है, पूरा आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, उस जगह सूरज की किरणें आने लगती है और पूरा वेदर जो है वो ठीक होता है। तो जितने और क्रू मेंबर्स होते हैं उस शिप में उस समय, वो सोचने लगते हैं कि शायद एंसेंट मैरिनर ने उस एल्बेट्रॉस पक्षी को मार के ठीक ही किया है। कुछ देरी के बाद उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि उस एल्बेट्रॉस पक्षी के मरने के कारण ही आज हम लोग बचे हैं। देन वेदर का क्या है, वो कुछ मिनट में चेंज हो सकता है, कुछ देरी में ही। फिर कुछ शिप आगे बढ़ता है, देन अगेन वेदर ख़राब हो जाता है। अब इस बार वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है और वो शिप जो है वो नॉर्थ पैसिफिक की दिशा में चलने लगता है। अब जब शिप थोड़ा और आगे बढ़ता है, अब उन लोगों के पास तो कुछ बचा नहीं है। जितने शिप में मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, सेलर्स, एंसेंट मैरिनर, सबका गला प्यास से एकदम सूख जाता है। इतना प्यास लगा हुआ होता है कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है किसी की ओर। और उसके साथ एक बहुत बुरा होता है कि जब वो सिर्फ नॉर्थ पैसिफिक की तरफ मुड़ रहा होता है तो बीच में कहीं जाके वो सिर्फ अटक जाता है, ना वो आगे बढ़ पाता है ना वो पीछे, वो सिर्फ हिल भी नहीं, बस एक जगह वो रुका हुआ है। अब इतने मेंबर्स करे तो क्या करे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि सबको इतना जोरों की प्यास लगी हुई होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। तो एंसेंट मैरिनर सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ इतने भी लोग और फंसे हुए हैं और बाकी सेलर्स तो मन ही मन एंसेंट मैरिनर को कोस रहे हैं। मन ही मन, डैट मीन्स अभी तो उन्हें इतने जोरों की प्यास लगी है कि वो एंसेंट मैरिनर के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं, एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो मन ही मन वो सब सेलर एंसेंट मैरिनर को घूर रहे हैं आंखों से और कोस रहे हैं
कि क्यों इसने अल्बाट्रॉस को मारा। उसी की वजह से आज हम इतने दयनीय स्थिति में पड़ चुके हैं। देन एंशिएंट मैरिनर क्या करता है, अपने प्यास को बुझाने के लिए अपने एक हाथ को मुंह से काट लेता है। अब मुंह से जब वो काट लेता है तो ब्लड निकलने लगता है और वो उस ब्लड को पी के अपनी प्यास बुझा लेता है। जब वो उस ब्लड को पी के अपनी प्यास बुझा लेता है तो वो धीरे धीरे अपने आँखों को खोल पाता है। जब वो अपने आँखों को खोल लेता है तो देखता है दूर कहीं से कोई शिप आ रहा है, कोई एक जहाज के आने का संकेत है। और सच में दूर से कहीं तो वो सोचता है कि अगर हम उस जहाज से कांटेक्ट कर पाए, संपर्क कर पाए, तो वो शायद हम लोगों की जान बचा लेगा। हम उसके शिप में चले जाएंगे और वो हमारी जान बचा लेगा। बट होता कुछ और है। एक्चुअली वो शिप ना होके वो घोस्ट शिप होता है। दैट मीन्स भूतों का जहाज होता है।